हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। हम करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स में एक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है क्या है? ये पॉलिटी से रिलेटेड है। आपका जीएस पेपर, आपका जो मेंस का 2 होता है और प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें कवर करेगा। ये टॉपिक आपका पॉलिटी का जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसको कवर करने वाला है। लेकिन गवर्नर का पूरा डिटेल में नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट है हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम डाइवर्जन लेकर के बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जो लैंड लॉक है, हम सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज, इसका 2014 में फॉर्मेशन हुआ। तेलंगाना का मैं बात कर रहा हूँ। एक कर्नाटक आंध्र प्रदेश से कट करके बना। जनरली इसका जो लैंड बॉर्डर मतलब बॉर्डर लगता है और स्टेट से, आपका आंध्र प्रदेश से खुद ही लगता है, कर्नाटका आपका, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर उसका महाराष्ट्र के साथ लग जाता है। और ये इसका वाटर बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। 2014 में इसका जो कि निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और अभी जो न्यूज में है, वहाँ की जो गवर्नर है, इन्होंने जो मुख्यमंत्री थे, इनका एक सजेशन दिया गया था कि आप एक व्यक्ति को जो कि नॉमिनेट करिए, जो गवर्नर अपने अकॉर्डिंग या फिर गवर्नर कुछ आधार पे किसी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है कि उसको नॉमिनेट करता है। जो गवर्नर है, इनका यह कहना था कि जिस व्यक्ति को सरकार ने या जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ने भेजा है, ये सूट नहीं करता है या फिर अप्रोप्रिएट इनका जो है कि क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जनरली पॉलिटिकल, कॉरपोरेट और एकेडमिक डायरेक्शन से जो कि काफ़ी मोटिवेटेड है। दैट्स वाई नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नर होता है, जो अपॉइंटमेंट करता है किसी भी काउंसिल का, तो काउंसिल में क्या आधार होता है गवर्नर को अपॉइंटमेंट, जब गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है किसी व्यक्ति को। तो इससे पहले मैं कुछ और डिस्कस करूं, ये तो न्यूज में था, करंट अफेयर्स में, बट कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए जो लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन में आपका पार्लियामेंट भी आ जाता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे। तो अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा में अपॉइंट करता है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट करता है। इस बात से ये चीज क्लियर होती है कि जिस तरह से पार्लियामेंट 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी 2 हाउस होती है। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट विडम्बना या फिर इस तरह से जो समझने वाली बात है यहाँ पे टेक्निक्स, ये समझने वाली बात है क्या स्टेट लेवल पे जो असेंबली होती है, पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकारें, क्या दोनों में 2 हाउस हैं? बात समझिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो न्यूज में है कि क्या जो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है किसी को, तो क्या बेसिस क्राइटेरिया होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए उस समय की यूपीए गवर्नमेंट अगर सजेस्ट किया था, तो बहुत बवाल हुआ था। बवाल एट प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने किया था, उस टाइम जो कि अपोजिशन में थे। इनका वो कहना था कि जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, रियल में इनका किस क्लासिफिकेशन में आता है। तो इसको बाद में ये क्लासिफाई किया गया, क्रिकेट भी एक आर्ट है। बात समझ रहे हो? इसके बाद प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट 3-4 जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे, एमसी मैरी कॉम, पीटी उषा, इन लोगों को जो है कि नॉमिनेट करवाया राज्यसभा में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ पैरामीटर होते हैं किसी को अपॉइंटमेंट करने के लिए अपर हाउस में। अपर हाउस में मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? अपर हाउस में ये राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आ जाता है। बट फर्क ये है कि राज्यसभा जो अपर हाउस है, इसमें
प्रेसिडेंट का भूमिका होती है, जो राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसमें गवर्नर राज्यपाल की भूमिका होती है। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, बट जो गवर्नर होते हैं ये टोटल काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, उसका 1/6। कैसे? अगर मान लीजिए कि 100 सीट है तो उसमें से ये 6 लोगों को 1/6 मीन्स 6%, तो 6 लोगों को ये नॉमिनेट करेंगे। बाकी 94 लोग जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। डिस्कस करेंगे अभी। अब यहाँ पे फिर से कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तेलंगाना की एक गवर्नर है, इनका नाम है तमिलिसिया, बात समझ रहे हो। और ए के चंद्रशेखर राव, ये मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो है कि आपकी तेलंगाना की गवर्नर है। ऑफ कोर्स ये तो पता है कि अगर ये तेलंगाना की गवर्नर है तो तेलंगाना में इनका जो है कि रेसिडेंस नहीं होगा। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग जो सजेशन दिया गया कि गवर्नर जो होगा वो किसी राज्य में अगर गवर्नर बनता है राज्यपाल, तो वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? दूसरा रिकमेंडेशन दिया था कि अगर कोई गवर्नर अपॉइंटमेंट होता है तो वहां के चीफ मिनिस्टर से जो कि कंसल्ट करना चाहिए, राइट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जो अपॉइंटमेंट करते हैं, सॉरी अपॉइंटमेंट वर्ड नहीं आएगा, ये नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट, नॉमिनेशन बोल लीजिए। देखिए अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन में अंतर है, बात समझ रहे हो। नॉमिनेट कोई व्यक्ति आया उसको कर दिए, लेकिन जब इलेक्ट होते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं तो वो कहीं से जीत के आता है, तब उसका अपॉइंटमेंट होता है। जैसे आप आईएएस बनते हैं तो आपका नॉमिनेशन नहीं होता है, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं। ये नॉमिनेट करते हैं जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर का 1/6, राइट। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 100 सीट है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसका 1/6 करेंगे तो 6 लोगों को ये अपॉइंट करेंगे। क्लियर? 1/6 का मतलब 6 लोगों को। तो हमारे लिए सवाल इस हद तक जाकर के बनता है कि कई बार जो हम डिस्प्यूट देखते हैं, जब गवर्नर को अपॉइंटमेंट करना होता है किसी व्यक्ति को अपर हाउस में, तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और इस तरह के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, इस तरह से सवाल तो पूछा जा सकता है ना। क्योंकि गवर्नर की जो ऑफिस होती है बहुत न्यूज में होती है और इससे सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन टॉपिक को टारगेट हम करें और उस लाइन, उस पैराग्राफ को टारगेट करें जहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बात समझ रहे हो? तो ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, या फिर जो न्यूज में है इसको देख लिया कि नहीं न्यूज में क्यों है। गवर्नर जो थे तेलंगाना के, इन्होंने मना कर दिया। चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी के जो सजेशन दिए गए थे किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करने के लिए अपर हाउस में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इन्होंने कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने के लिए क्राइटेरिया होती इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल, बिजनेस, कॉरपोरेट और एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। और जो अपॉइंटमेंट होता है काउंसिल में गवर्नर कोटे से 1/6, इसमें आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल मूवमेंट या कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर ऐसी कोई उपलब्धि समाज के लिए हासिल किए हों, तब हम उनको अपॉइंटमेंट करते हैं।
अभी डिस्कस करेंगे। बट अब हम डिस्कस शुरू अपना कहाँ से करेंगे दोस्तों, मैं अपना डिस्कशन इसको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा आप लोगों को। कैसे, यहाँ पे मैं नया पेज लेता हूँ, यहाँ पे हम लेजिस्लेशन वर्ड यूज करते हैं। लेजिस्लेशन हिंदी में विधायिका, विधायिका का मतलब लॉ जो कि मेकिंग करती है, जो लॉ बनाते हैं लोग, बात समझ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब विधायिका और लेजिस्लेशन में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इस हिसाब से सबका जो कि पावर डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर जो कि सेंटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बीच में आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जब लोअर लेवल पे आपका लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडी, और मिड में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। और ये सारे सिस्टम आप बोल सकते हो जो सेवंथ शेड्यूल है, सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है। बात समझ गए। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कंकरेंट पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाएंगे। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है 2023 के मेंस में जीएस पेपर 2 में कि जो लोकल गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का एक हथकंडा में है, और बोल सकते हो पॉलिटिकली ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, और ये जो कि फाइनेंशियली काफ़ी वीक होते हैं। तो ये तो मुझे लोकल अर्बन बॉडी का है सवाल, बट हमें इतना पता होगा तो आगे हम इसको जब कभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। ये सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। तो इस वजह से सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट की बात करते हैं। किसकी? पार्लियामेंट, संसद की बात करते हैं हम, संसद की बात करते हैं। दूसरी बात, स्टेट पे अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान सभा। बात समझ गए। दूसरी चीज, अब इसमें दो हाउस होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इधर क्लियर। और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। राज्यसभा को हम अपर हाउस के रूप में भी देखते हैं, अपर हाउस के रूप में देखते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के भी नाम से के भी जानते हैं, सीनियर सिटीजन हाउस के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस के रूप में जानते हैं, पॉपुलर हाउस के रूप में जानते हैं। बात समझ गए लोकसभा को। दूसरी चीज ये हो गई, यही कॉन्सेप्ट आप राज्य पे भी ला करके अप्लाई कर सकते हैं। राज्यसभा को आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, और स्टेट लोकसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। बात समझ रहे हैं। इसके बाद मित्रों एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे, ये इसका टारगेट हमारा है, ये जनरली पूरे ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा तो फिर कितने राज्य में है? तो ये देखिए जनरली छह राज्य में ये दो हाउसेस हैं, बाई कैमरल, यूनिक कैमरल। बाई कैमरल मीन्स दो हाउस, यूनिक कैमरल मीन्स वन हाउस। बात समझ रहे हो? इंग्लिश में बोलते हैं एक सदनी द्विसदनी हाउस के रूप में, शायद हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। आई एम नॉट क्लियर, बट अगर कोई मिस्टेक होगा तो सॉरी फॉर दैट, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बट इंग्लिश में इज अ बाई कैमरल एंड यूनिक कैमरल। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं आप, बिहार से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो यू फाइंड आउट अ बाई कैमरल, दो हाउस। आप अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बिलोंग करते हैं
आपको यूनिक कैमरल एक हाउस मिलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। जब बात कर रहे हैं तो जनरली अगर हमें देखा जाए कि हमारे पास कौन से स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम इसको बाइफिकेशन करके दो दो डायरेक्शन में बात लेते हैं। पहले नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो आपका यूपी आ जाता है जो 2 हाउस है, एंड बिहार आ जाता है जहाँ पे 2 हाउस। 2 हाउस का मतलब वहाँ पे काउंसिल भी है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया की बात कर लें तो आप तो पहली बात इसको इस हिसाब से क्लासिफाई करिए, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा आप ले सकते हो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। 6 हो गए टोटल। यहाँ पे जो है कि 2 हाउसेस हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्या चीज है कि इन्हीं में जो है कि 2 हाउसेस हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो बनाने का क्राइटेरिया होता है ना, ये डिपेंड करता है कहाँ पे, डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब समझ रहे हो कि मतलब इसकी स्ट्रेंथ से 1/3 ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 400 सीट है तो इसका 1/3 100 सीट होगी। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट सुटेबल कौन है, आपका उत्तर प्रदेश ले सकते हो। 400 समथिंग सीट है, उसका 1/3 आपका 100 समथिंग 104 या 3 के आसपास काउंसिल की सीट्स है। इसको समझ लिए तो हमें पता हो गया कि भाई हमें इतना होना चाहिए और इससे ज़्यादा कम ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी होना चाहिए कि इसकी जो ये तो मैक्सिमम हो गई ना, अधिकतम हो गई यहाँ पे अधिकतम, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम मीन्स मिनिमम, मिनिमम आप देखिए 40 से नीचे नहीं कर सकते, 40 से नीचे नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का ये मतलब है आप यहाँ पे क्राइटेरिया लगा देते हो कि इस पे डिपेंड करेगा, बट बहुत से स्टेट्स और मिनिमम की 40 कर देते हो। लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस ही है वो 40 की है। तो आप बता सकते हो कि कैसे होगा। तो वो आएंगे 1/40 का 1/3 निकालेंगे तो वही 10 आएंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि काउंसिल को बनाने के लिए एक पहला पैरामीटर यही है कि जो लोअर हाउस है उसकी कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, फिर आइए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया में मान लीजिए कम है, बट सच्चाई तो यही है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 31। यूपी पीसीएस में सवाल भी पूछा हुआ था कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ये चीज़ें डिस्कस कर लिए हम कि क्या है कैसे है। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया बनती है मित्रों, हमारे लिए क्राइटेरिया बनती है लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेशन में यहाँ पे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गई। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, 2 हाउस आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका, देखिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है जो कि लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके बाद अगर हम बात आ जाते हैं यहाँ पे लेते हैं अगर राज्यसभा की, तो इसका इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट एंड नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड लोगों से होते हैं। दूसरी चीज़ यही कहानी इसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी यही दोहराई जाती है। इसका इन डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसके बाद नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो कि नॉमिनेट किया जाता है। ये टोटल 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं और ये टोटल का 1/6 की नॉमिनेट करते हैं। बात समझ गए आप।
अब जब नॉमिनेट करते हैं तो सर जनरली हम क्या देखते हैं इसमें, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क, इसकी बात करते हैं नॉमिनेशन में। यहाँ पे हम दोनों को ले लेते हैं, दोनों का एक ही है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। आर्ट, लिटरेचर, फिर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई किया गया हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट आपने हासिल की हो, तब जो है कि ये हम मान सकते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया मित्रों कि नहीं क्या क्राइटेरिया, और यही क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहे थे तो इस वजह से तेलंगाना के जो गवर्नर थे इन्होंने मुख्यमंत्री की बात को मानने से इनकार कर दिया। अब आगे देखेंगे क्या होता है। बट दूसरी चीज़ ये है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं राज्यसभा में, तीन तरह से आते हैं, तीन जगह से। पहली बात तो स्टेट से आते हैं, दूसरा आपका यूनियन टेरेटरी से आते हैं, और तीसरा जो है कि आपका नॉमिनेट करते हैं। अगर हम यूटी की बात करते हैं तो राज्यसभा में जनरली मेरे मित्रों तीन जो है कि यूनियन टेरेटरी जो कि इसमें इंक्लूड की जाती है। तो ये यूनियन टेरेटरी से यहाँ से घबराने वाली बात नहीं है कि पूरे यूनियन टेरेटरी से क्यों नहीं आते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप देखिए दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे राज्यसभा में, दूसरा पुडुचेरी से होते हैं, और तीसरा होंगे जम्मू एंड कश्मीर से, जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा तब। आज प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये चीज़ें हमने कर ली। दूसरी चीज़ ये है कि अदर यूनियन टेरेटरी, क्योंकि 7-8 यूनियन टेरेटरी है ना, कि नहीं क्यों है दोस्तों, इस वजह से नहीं है। एक सेकेंड फिर से मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ दोस्तों, इस वजह से नहीं है क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए किसी का रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, या फिर कोई एमपी एमएलए को इलेक्ट होने के लिए, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली छोटे छोटे से हैं, तो वहाँ पे बेचारे कितने पॉपुलेशन होगी, आपके जितने घर में होंगे लोग पूरे खानदान में, गांव में मान लीजिए, खानदान वगैरह तो हो सकता है कम पड़ जाए, गांव ले लेंगे उतने ही जो कि आपका पड़ जाते हैं आपका अदर यूनियन टेरिटरी जो पड़ती है। लेकिन दिल्ली में चले जाइए, एक पे एक लोग जो कि बसे पड़े हैं। वही हाल पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हो काफ़ी घनी पॉपुलेशन। तो इस वजह से पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाते हैं, तो इस वजह से नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पे क्यों नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे इसलिए नहीं हो पाते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो नंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं यहाँ पे, ये जो है कि नहीं हो पाते हैं। इस वजह से नहीं होते। क्यों? 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और कम से कम मिनिमम 40 होना चाहिए। 40 से ज़्यादा होना चाहिए, 1/3 से कम होना चाहिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही 40 लोगों की है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं, गोवा को ले लीजिए। तो दैट्स वाई नॉट पॉसिबल टू मेक द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि बात चल रही थी कुछ साल पहले कि उड़ीसा वगैरह शायद सजेशन कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो कि 2 हाउस बनाइए, और 2 हाउस को कहीं ना कहीं लोग पॉलिटिकली टूल दे करके बात करने लगते हैं। और दूसरी ये भी चीज़ मैं बता दूं, जो यहाँ पे आते हैं और राज्यसभा में जो आते हैं यूनियन टेरेटरी से लोग लेकर के, ये जनरली 4 होते हैं अभी, जो कि पुडुचेरी और जो है कि आपका दिल्ली से 4 लोग जो कि राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, और हमें एक मोटा मोटी आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल भी कई बार पूछा है। तो इस वजह से हमें एक बार रिवीजन करेंगे हम ओरली। 12 लोगों को जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 1/6 गवर्नर जो कि नॉमिनेट करता है। क्या होता है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल वेलफेयर की बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी कुछ चीज़ें आती हैं, बट बेसिक क्राइटेरिया यही है। सचिन तेंदुलकर का लेकर के बवाला हुआ था, उसको आर्ट में डाल दिया गया क्रिकेट। इसके बाद MC मैरी कॉम और PT उषा जैसे लोगों को भी जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, क्योंकि स्पोर्ट्स को एज ए आर्ट के रूप में देखा जाता है।
तो ये हमारा आज का डिस्कशन था करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। आपको मिलेगा जो टाइटल होगा इसका, गवर्नर नॉमिनेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो आज का डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।